दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। जैसा कि आप जानते हैं इसमें दो स्टोरी है, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्स्ट स्टोरी का। ठीक है, इसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ठीक है, इस स्टोरी को डिस्कशन करेंगे। यदि आप सेकंड स्टोरी को भी स्टडी करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस चैप्टर से जुड़े हुए यदि आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग लाइन बाय लाइन फर्स्ट स्टोरी को स्टडी करेंगे। दोस्तों तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर। एनिस जंग was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. एनिस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ था, लेकिन उनका बचपन और एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, जिसको टीनेज भी बोलते हैं, वो हैदराबाद में व्यतीत हुआ था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनको जो शिक्षा की प्राप्ति हुई थी वो हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स, उनके माता और पिता दोनों लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनिस जंग अपने करियर की शुरुआत लेखक के रूप में इंडिया में की थी। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रोड। वो भारत और विदेश के भी कई सारे न्यूज़पेपर के एडिटर और कॉलमनिस्ट रह चुकी हैं। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई सारे बुक लिखा है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो अभी हम लोग स्टडी करेंगे वो चैप्टर लिया गया है, उनका जो बुक है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, और उसका स्टोरी है स्टोलन चाइल्डहुड का। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn the children to a life of exploitations. यहाँ पे इस स्टोरी के माध्यम से उन्होंने विश्लेषण किया है किस चीज़ का, ग्राइंडिंग पोवर्टी। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पिसाई, यानी गरीबी की दुर्दशा का और परंपरा का, जो कि बच्चों के लाइफ को एक्सप्लॉइट करता है यानी बर्बाद करता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने पूछा साहेब से, जिससे मैं प्रतिदिन मॉर्निंग सुबह में स्क्राउंजिंग का मतलब होता है टू सर्च फॉर, लुकिंग फॉर समथिंग, यानी खोजते हुए। फॉर गोल्ड, मतलब गोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सोना नहीं हुआ, इसका मतलब प्रीसियस थिंग, कोई ऐसा चीज़ जिसको वैल्यूएबल फॉर मनी हो। इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, इन द सेंस जो कचरा मेरे नेबरहुड में फेंका जाता है उसमें ढूंढते हुए मैं साहेब से प्रतिदिन मिलता हूँ। उससे मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसने अपने घर ढाका के बहुत अच्छे ग्रीन इन्वायरमेंट के बीच में उनका घर था, उसको उसने छोड़ दिया। क्यों? हिज होम, और उसके घर के बारे में उसको दूर दूर तक कोई याद भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं है उसे। देयर वॉज मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी मम्मी ने उसको बताया कि एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें उसका घर जो है वो उड़ गया है, सिर्फ इतना ही जानता है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी कारण उसने ढाका छोड़ दिया। और लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और बड़े शहर में आ गया और कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा चीज़ ढूंढ रहा है। या लुकिंग फॉर गोल्ड इन द सेंस बड़े शहर में कुछ प्रीसियस, कुछ वैल्यूएबल चीज़ें ढूंढ रहा है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कोई काम नहीं है करने के लिए। ही म्यूटर्स लुकिंग अवे, म्यूटर्स का मतलब होता है बुदबुदाना, मतलब हल्की आवाज़ में बोलना और इधर उधर, और लुकिंग अवे मतलब दूसरी तरफ देखने लगा। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली,
स्कूल जाओ। मैंने वाचलता से बोला, ग्लिबली का मतलब होता है वाचलता, नॉर्मली ऐसे ही बोल देते ना, तुम क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, इसी टाइप से। बट रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन जस्ट थोड़ी ही देर बाद उसको अनुभव मुझे होता है कि मैंने जो बोला है एकदम खोखला एडवाइस है, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं, उसको मैं स्कूल जाने के लिए बोल रहा हूँ। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहब कहता है कि मेरे आसपास में कोई स्कूल नहीं है, अगर स्कूल बनाते हैं तो मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। मैंने मजाक में ही पूछ लिया, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करता हूं तो तुम आओगे? उसने हाँ कहा है, हाँ, और हंसने लगा, थोड़ा सा स्माइल दिखा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? कुछ दिन बाद मैंने देखा वो दौड़ते हुए मेरे पास आया और मेरे से पूछा, क्या तुम्हारे स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। मैंने जवाब दिया कि बहुत टाइम लगेगा, समय लगता है स्कूल बनने में। आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिसेस दैट वॉज नॉट मीन। मैंने कहा, लेकिन मेरे को बहुत एम्बैरेस फील हुआ, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे थे कि प्रॉमिस कर दिए उनको, बट वो पूरा नहीं हुआ। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन मेरा जो वादा था उससे उसके अंदर जो एक उसकी अंधेरी दुनिया थी जिसमें कहीं शिक्षा का नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं स्कूल खोलूँगा तो आऊँगा, तो उसके दिमाग में ही आ गया था और उसके अंधेरे वाले दुनिया में एक कुछ उजाला का किरण दिख गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। काफ़ी महीने के बाद, उसको जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछा। साहिबे आलम ही अनाउंसेस, उसने बताया उसका नाम है साहिबे आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वह यह नहीं जानता कि उसके नाम का क्या मतलब है। इफ़ ही न्यूज इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर वो जानता है, अगर वो जानेगा कि उसके नाम का क्या मतलब है, वो नहीं विश्वास करेगा। इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड का गॉड होता है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फील्ड्स। अपने नाम के बारे में बिना कुछ उसका कोई मतलब पता नहीं है और वो गली में घूमता है, गार्बेज चुनता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। एक जैसे ऐसे खाली पैरों, बेयरफुट का मतलब होता है खाली पैर, मतलब जो हम लोग चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, तो वो नहीं पहने हुए था, कुछ भी नहीं था, खाली पैर चल रहा था। बेयरफुट का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे जो पोएट नरेटर है, राइटर है, वो ये कहता है कि एक खाली पैर चलने वाले आर्मी, आर्मी का मतलब बहुत सारे बच्चों का ग्रुप, बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह में चिड़ियों की तरह पहुंचता है और दोपहर में गायब हो जाता है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कई महीनों के बाद मैं सबको अब पहचानने लगा हूँ। वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर्स डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली। उसने आंसर दिया, मेरी माँ जो है वो, शेल्फ का मतलब होता है आलमीरा या ऊपर किसी चीज़ पे रखा हुआ, तो मेरी मम्मी ने ऊपर से उतार के मेरे को नहीं दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अगर वो चप्पल उतार के भी देती तब भी ये फेंक देता। दूसरा जो बच्चा उसमें था उसने जवाब दिया, जिसने चप्पल पहना हुआ था लेकिन वो मैच नहीं कर रहा था, दो कलर का पहना हुआ था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जो वो बच्चा था जो दो कलर का चप्पल पहने हुए था, जो मैच नहीं कर रहा था, जब मैं उससे पूछा कि उस अनकलर्ड जो अनमैचिंग चप्पल के बारे में, तो अपने पैर को इधर उधर करने लगा और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय
हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। एक तीसरा बच्चा है, वो बोलता है कि मुझे जूता चाहिए, ठीक है, जिसने कभी एक जोड़ी चप्पल भी नहीं पहना। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। यहाँ पे जो राइटर है वो लिखती है कि अब पूरे देश भर के भ्रमण में मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि बच्चे नंगे पैर चलते हैं। इन सिटीज, ऑन विलेज रोड्स, शहर में और गांव में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू सेव बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। ये पैसे की कमी के कारण नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है खाली पैर चलने का, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशंस है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल का मतलब होता है सतत, निरंतर। मैं आश्चर्य हूँ, यह सिर्फ एक एक्सक्यूज है। मतलब एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना बनाना। यह सिर्फ एक बहाना बनाना है का तरीका है दूर भागने का गरीबी की दुर्दशा से। मतलब सतत निरंतर गरीबी की अवस्था से दूर बचने की सिर्फ ये एक एक्सक्यूज है। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे याद है एक कहानी जो एक आदमी ने मुझे बताया था। वो कहाँ से था? उडुपी से। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट। जब वो छोटा बच्चा था और जब स्कूल जाता था, ठीक है, तो एक मंदिर के पास से जाता था वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट। मतलब उसके पिता, प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी, मंदिर का पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वह मंदिर के पास रुकता था और पूजा करता था। मतलब प्रे मतलब पूजा करना होता था, किससे? गॉड से। किस लिए? क्योंकि उसे जूते चाहिए था, ठीक है, जूते के लिए एवरीडे प्रे करता था। 30 years later I visited his town and the temple। 30 साल बाद लेखिका उस जगह पे दोबारा जाती है, उस शहर के उसी टेम्पल पे, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। ठीक है, जो अब काफ़ी खाली खाली सा है, ठीक है, एकदम हवा के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। मतलब ड्राउन्ड इन द एयर का मतलब ओपन एरिया, डेसोलेशन का मतलब होता है खाली एरिया, ठीक है। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs। उस मंदिर के पीछे जहां अब नए पुजारी रहता है, वहां पे सफेद और लाल कलर के प्लास्टिक के चेयर थे। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed। A young boy, एक लड़का जो था वो ग्रे यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस पहने हुए था, वेयरिंग शॉक्स एंड शूज मतलब जूते और मोजे पहना हुआ था। अराइव्ड पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब होता है हाँपते हुए। जब भी हम लोग स्कूल से पहुंचते थोड़ा जल्दी में कि जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाए, हाँपते हुए। पैंटिंग मतलब हाँपना होता है। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपना बैग जो है वो उस पर फेंक दिया। किस पे? एक बेड था जो फोल्ड करके रखा हुआ था, उस पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। इस बच्चे को देखने के बाद लेखिका उस अपने पुराने दोस्त को याद करती है जो उसे ये कहानी सुनाया था, ठीक है। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखा। आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, जो दूसरे बच्चे का था प्रार्थना, उसको याद कर। हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, मतलब अब जो है पुजारी के बच्चे गए जूते पहन रहे हैं। लेट मी नेवर लूज देम, हम लोग कभी भी क्या होता है आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वो शूज, जो पुजारी के अब बच्चे होते हैं वो जूते पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कचरे चुनते हैं, जो कि मेरे पड़ोस में आते हैं, वो अभी भी बिना जूते के हैं। माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स,
यहाँ देखेंगे माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। एक्विटेंस का मतलब होता है जान पहचान, मतलब मेरी जान पहचान बेयरफुट रैग पिकर्स मतलब वो खाली पैर चलने वाले, कचरा चुनने वाले के साथ मुझे सीमापुरी लेके गया। ठीक है, मैं उसके कारण सीमापुरी गई। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। यह जो जगह है वो दिल्ली के उपनगर, पेरीफेरी का मतलब होता है उपनगर। ठीक है, काफी दूर है, बट सिंबॉलिकली आप ये बोल सकते हैं कि दिल्ली कहाँ और वो मेटाफोरिकली का मतलब सिंबॉलिकली होता है। तो आप सिंबॉलिकली तो बोल सकते हैं कि दिल्ली में ही है, बट इट्स टू लॉन्ग। Those who lived here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। जो लोग यहाँ पे आए हैं, स्क्वाटर्स का मतलब होता है अतिक्रमणकारी, अतिक्रमण करना। ठीक है, मतलब इलीगली किसी भी जगह को ऑक्यूपाई करना। तो जो यहाँ रह रहे हैं वो इलीगली मतलब बांग्लादेश से भाग के आए हैं। 1971 में आप जानते होंगे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों एक ही देश था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने आज़ाद कराया था और वो एक नया देश बना था जिसका नाम है बांग्लादेश। साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम। जो उस समय भाग के आया था उसमें से साहेब के फैमिली भी थे। सीमापुरी वॉज देन वाइल्डरनेस। सीमापुरी जो अभी दिल्ली का काफ़ी एक शहर टाइप का जगह है, बट उस समय वो काफ़ी जंगल वाला इलाका था। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। मतलब ये अभी भी है बट ये अब खाली नहीं है, शहर बन चुका है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद द रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन डिवोइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड मतलब कीचड़ में एक स्ट्रक्चर बना हुआ विद रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन, मतलब जो टीन का छत है, और टीन या फिर टारपोलिन का मतलब होता है तिरपाल, जो टेंट टाइप का लगाता है वो। डिवोइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। बिना सीवेज के और बिना नाला के, सीवेज का मतलब होता है जो पानी वानी जो होता है कचरा निकलने वाला वो, और रनिंग वाटर के। लीव 10,000 रैग पिकर्स, मतलब 10,000 कचरे चुनने वाले लोग उस जगह पे रहते हैं। दे हैव lived here for more than 30 years without an identity। ये लोग 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं बिना किसी पहचान के, मतलब पहचान पत्र, कोई भी आईडी प्रूफ इनके पास नहीं है। विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स। लेकिन इनके पास बिना किसी परमिशन के है, बट इनके साथ राशन कार्ड है। दे गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। एक राशन कार्ड आप लोग जानते होंगे कि राशन कार्ड होता है जिससे कि राशन मिल जाता है सरकार के द्वारा कम रेट पे, जिससे उनका भोजन का काम जो है वो चल जाता है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। भोजन के लिए, लेखिका यहाँ पे कहती है भोजन जो है जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेयर अगर कहेंगे तो आइडेंटिटी जो पहचान होती है उसे। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach। in the end में ये लोग बोलते हैं कि जब दिन खत्म होता है तो राशन कार्ड के मदद से और ये रैग पिकिंग के काम के बाद वो अपने परिवार को एटलीस्ट खाना खिला पाते हैं, और विदाउट एन एकिंग स्टोमच। एकिंग स्टोमच यहाँ पे लेखिका ने इस बात के लिए कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, तो खाना खा लेते हैं, उससे वो रिलीफ मिल जाता है। वी वुड रादर लीव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं वैसे जगह पे कि एटलीस्ट हम लोग को खाना मिल जा रहे हैं। ठीक है, वो उससे बेहतर है कि जहाँ पे खाना नहीं मिल पाता है। वी वुड रैदर लीव हियर दैन, मतलब हम लोग यहाँ रहेंगे उससे बेहतर है इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। मतलब हमें फूड, जो ग्रेन का मतलब होता है अनाज, जहाँ अनाज खाने के लिए नहीं मिल रहा उससे तो बेटर है। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी।
यह बात किसने कहा? एक जो महिलाओं का ग्रुप था, टैटर्ड का मतलब फटी पुरानी साड़ी होती है, फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई एक महिलाओं का ग्रुप था, उन्होंने कहा व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपने अपना जो नेटिव लैंड था, जो बहुत ब्यूटीफुल जगह था और ग्रीन एरिया था, ढाका जो है वो ग्रीन एरिया और चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ था, काफ़ी, बांग्लादेश में आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिवर है। वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम। जहाँ पे भी उन लोग को भोजन मिलता है, 1971 में वो बांग्लादेश छोड़ने के बाद जहाँ पे भी उन लोग को जगह मिलता है और जहाँ पे भी ऐसे चांसेस मिलते हैं कि वहाँ पे खाना मिल सकते हैं, ऐसा कुछ रोजगार की चीज़ें मिल सकती है जहाँ खाना मिले, वहाँ पे वो ट्रांजिट करके अपना मतलब ट्रांसपोर्टेशन करके वो घुमंतु टाइप का अपना वो टेंट लगा लेती हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बच्चे वहीं पे भी पैदा होते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल फैमिली के होता है, और एक वो पार्ट बन जाते हैं लाइफ के सर्वाइवल के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में अगर आपको सर्वाइव करना है, रहना है, तो आपको रैग पिकिंग यानी कचरा चुनने का ही काम करना होगा। थ्रू द years it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. Through the year, कई साल से it has acquired the proportion of a fine art. मतलब जो कुछ कला होता है कचरे चुनने का, वो इन लोग को इतने सालों में मिल गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज का मतलब कचरा जो है उनके लिए एक तरह से गोल्ड है। यहाँ पे लेखिका ने कचरे को गोल्ड कह के ये बोला है क्योंकि कचरे में से कुछ प्रीसियस चीज़ें कई बार जो हम लोग वेस्टेज समझ के फेंक देते हैं उसमें से कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिल जाते हैं। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उन लोग का एक तरह से प्रतिदिन का एक तरह से रोटी अगर बोल सकते हैं। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, सर के ऊपर एक छत बोल सकते हैं। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, इसके बावजूद कि वो जो रूफ है, मतलब रूफ मतलब छत, जो टीन का या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक का जो भी टेंट बना हुआ है वो लीक कर रहा है, इन द सेंस बरसात के मौसम में उसमें पानी आता है, बट फिर भी उनके लिए सर्वाइवल के लिए बेटर है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, बच्चों के लिए ये उससे भी बहुत ज्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहेब says, his eye lighting up. साहेब कहता है कभी कभी मुझे ये कचरे में रुपए भी मिल जाते हैं, 1 रुपये भी मिल जाते हैं, इवन कई बार मतलब 10 रुपये भी मिल जाता है, साहेब इसने कहा। लेकिन जब ये बात वो बोल रहा था, his eyes lighting up, ये फ्रेज वर्ड है, मतलब उसके आंखों में एक खुशी झलक रहा था। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आप कचड़े में एक सिल्वर कॉइन, यहाँ सिल्वर कॉइन को कहा गया है पैसे को, मतलब सिल्वर मतलब एक्चुअली सिल्वर नहीं, ठीक है, कुछ वैल्यूएबल चीज़ें। इन ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप का मतलब होता है ढेर, ठीक है, हीप ऑफ गार्बेज यानी कचरे के ढेर। यू डोंट स्टॉप, आप रुकते नहीं हैं। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, मतलब आपने फिर ढूंढना रुकते नहीं है। फॉर देयर इज होप फॉर फाइंडिंग मोर, और आपको एक उम्मीद हो जाता है कि और भी मिल सकता है और बहुत तेजी से खोजने लगता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए जो ये कचरा है उसका अलग मतलब है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता के लिए ये एक अलग मतलब है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये क्या है, आश्चर्य से भरा हुआ है, ठीक है। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए जो उनके पेरेंट्स है उसके लिए ये सर्वाइवल का एक जरिया है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक ठंडे के मॉर्निंग में मैंने देखा कि साहेब जो है वो एक फेंस किया हुआ, फेंस का मतलब होता है बाउंड्री किया हुआ गेट है, उसके पड़ोस में
पड़ोस के क्लब में, वहां पे खड़ा था, वॉचिंग टू यंग मेन ड्रेस्ड इन व्हाइट कंटेंट दो टू वॉच इट। लड़के को देख रहा था जो व्हाइट ड्रेस में था, और यह खेल देख के वो काफी टेनिस सैटिस्फाइड टेनिस खेल रहा था। आई लाइक द गेम, गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। उसने बताया कि जब कोई नहीं रहता है तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर वहाँ का चौकीदार है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब एक जूता पहने हुआ था, ठीक है, टेनिस शूज जो होता है, स्पोर्ट शू जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी स्ट्रेंज मतलब अजीब टाइप के लग रहा था क्योंकि वो डिस्कलर्ड था। शर्ट और शॉर्ट्स, उन तीनों चीज़ में काफ़ी डिफरेंसेस थी, अलग अलग कलर्स के थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। उसने लेखिका को एक्सप्लेन किया, किसी ने मुझे ये दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रीच बॉय, और रियलिटी ये है कि ये जो जूता है वो अमीर बच्चों द्वारा डिस्कार्ड किया गया है, मतलब वो नहीं पहनने लायक है, उसने छोड़ दिया अमीर बच्चे ने कि मुझे नहीं पहनना है, और वो है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, और उस जूते में एक होल था। होल का मतलब होता है छिद्र, और उस अमीर बच्चे ने उससे मना कर दिया कि मैं ये नहीं पहन सकता, ठीक है। डज नॉट बॉदर हिम, बट उसके लिए, किसके लिए? साहब के लिए कोई बॉदर नहीं करता है वो होल। फॉर होम, फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, इवन शोज विद ए होल इन ए ड्रीम कम ट्रू। जिसने पैदल ही चला है, ठीक है, पैदल ही टहला है, उसके लिए एक जूते में छेद होता है, होल होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट उसका जो ड्रीम है, सपना है जूते पहनने का, वो तो सच हो रहा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो वो खेल देख रहा है, जो टेनिस का खेल है, वो काफ़ी इंटेंटली मतलब ध्यान से देख रहा है, बट वो उसके पहुंच से काफ़ी दूर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह साहेब दूध लेने के लिए मिल्क बूथ जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, अपने हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर मतलब होता है स्टील का डब्बा जिसमें दूध लाने के लिए होता है। हम लोग के इलाके में उसे कमंडल बोलते हैं, कई जगह स्टील का बर्तन भी बोलते हैं, तो जो भी आपके इलाके में बोला जाता है आप समझ लीजिए। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। साहेब ने लेखिका को बताया, अब मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ डाउन द रोड, सड़क के नीचे। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। कई बार हम लोग क्या है, उंगली दिखाकर बताते हैं उस तरफ, तो वैसे वो बताया है कि उस तरफ, उस दुकान में मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं पर मंथ, और ऑल माई मील्स मतलब तीनों टाइम का खाना जो भी वो खाता है वो मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। लेखिका ने पूछा, क्या तुम अपनी जॉब पसंद करते हो? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। केयर फ्री का मतलब होता है मस्त, अल्हड़, ठीक है। तो उसके फेस पे क्या है, लेखिका ने देखा वो अपना अल्हड़ और मस्त लुक जो है वो खत्म हो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। जो स्टील कैनिस्टर है वो ज़्यादा हैवी दिख रहा है देन द प्लास्टिक बैग। जो प्लास्टिक का बैग कब होता था? जब वो रैग पिकिंग यानी कचरा चुनने का काम करता था। ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पे। द बैग वॉज हिज, जो बैग उसके कंधे पे होता था वो उसका खुद का होता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। बट वो जो कैनिस्टर है जो दूध लेने के लिए जा रहा था वो उसका नहीं है, खुद का नहीं है। वो किसका है? वो चाय के दुकान वाले का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं है रहा। मतलब इस पैराग्राफ में लेखिका ये कहना चाहती है कि साहेब अब काम तो वहाँ करने लगे, उसको खाना मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, बट वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा। पहले जैसे वो कंप्लीट फ्री था, जब मन किया काम करता था, एंजॉय करता था कचरा चुनना, रैग पिकिंग का काम, बट अब वो ये नहीं रहा। दोस्तों ये था फर्स्ट स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का, जिसमें साहिब आलम के लाइफ को डिस्कशन किया गया है और पॉवर्टी को दिखाया गया है।
इस स्टोरी के माध्यम से एनिस जन्स ने रैग पिकर्स के प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेकंड स्टोरी मुकेश का। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।